क्या पढ़ना है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फाइल की वॉइस तो नहीं आ रही वीडियो में, बंद कर देना है इसको, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है देखते हैं। जानते हो ये क्या बताता है? एंटोनी लेवोसियर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, एंटोनी लेवोसियर, जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। एंटोनी लेवोसियर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, उनके द्वारा प्रपोज किया गया है ये। आप जानते हैं इसमें है क्या? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैटर, ये 17 एंटोनी लेवोसियर का है ये। मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि टोटल ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शंस, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ठीक है, कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये 1789 एंटोनी लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर ने, ठीक है, 1789 में इसने सपोज किया। एंटोनी, ध्यान दीजिएगा, किसने इसको प्रपोज किया? इसको प्रपोज कौन किया? एंटोनी लेवोसियर। किसने प्रपोज किया इसको? एंटोनी लेवोसियर ने। इसके लिए एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग अपनी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एंटोनी लेवोसियर ने 1789 में इस रूप को प्रोड्यूस किया कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन केमिकल रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट का जो टोटल अमाउंट होता है प्रोडक्ट के अमाउंट के इक्वल होता है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एक लेता हूँ, C+O2, C+O2 gives C+O2 gives CO2। देखिए कार्बन कितना होता है 12, इसका कितना होता है 2 × 16 यानी 32। इस साइड में कितना होगा 44 ग्राम में। इस साइड में क्या हो गया 44 ग्राम। 44 ग्राम लग रहा है, 12 ग्राम कॉपर एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 12 ग्राम कॉपर एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 12 ग्राम of copper and 32 ग्राम of oxygen
are react together, चलिए 12 ग्राम of copper and 32 ग्राम of oxygen are react together and form 44 ग्राम of CO2। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 into 16 so 44 ग्राम। यानी कि आपके लैंग्वेज में बोलो तो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 बनाते हैं। अब इधर देख लीजिए 12 एंड 32 कितना होगा 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट are used in this chemical reaction and produce 44 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आप बताइए इस ओवरऑल रिएक्शन में कहीं मैटर को डिस्ट्रॉय किया गया या क्रिएट किया गया? बताइए इस ओवरऑल रिएक्शन में कहीं मैटर को डिस्ट्रॉय या क्रिएट किया गया बेटा? बताइए आप लोग बताइए, ओवरऑल रिएक्शन में कहीं मैटर को डिस्ट्रॉय या क्रिएट किया गया? बोलिए भाई, चैट में बोलिए फटाफट। चलिए अच्छी बात है, आ गया चैट। ओके रामू मैडम, तो पहला रूल आपने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं इसको डिफरेंट करूं तो इट स्टेट दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इस रूल पे है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल दे देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए फिर इसको यूज करना है। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, डिकम्पोज करते हैं। CaCO3 का हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया। CaCO3 का हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया। ठीक है, CaCO3 का हमने क्या कर दिया? थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया। ठीक है, अब इस थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको देखना है इसका कितना होता है। बनता क्या है? CO प्लस CO2 सॉलिड गैस सॉल्यूट। ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये गैस बनेगा, ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है। एक बार इसमें आप देखें बेटा कि कितना लिया, 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, 52 प्लस 48, यानी कि 100 ग्राम आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट जो मेरे हाथ में है। ठीक है, आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट कर दिया। क्या किया आपने? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया बेटा, इसको हीट कर दिया। और जब आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, जब आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपको मिला है
अब आप देखिए 40 प्लस 16, पहले 16 होता है, ये हो गया 56 और इसका हो गया 12 प्लस 16, तो ये हो गया 44। ठीक है, तो 44 प्लस 56 इक्वल टू 100, यानी 100 ग्राम आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आपने डिकम्पोज किया तो आपको क्या मिला, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जितना अमाउंट आपने रिएक्टेंट का, जो मास के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितना अमाउंट आपने रिएक्टेंट का लिया था, अकॉर्डिंग टू मास देखा जाए, जितना अमाउंट आपने रिएक्टेंट का लिया था एग्जैक्ट उतना ही प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। ठीक है, तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, फिर इसको हम इरेज करते हैं। थोड़ा सा कैमरे के सामने चाक लग गया, उसको क्लीन करना है मेरा। ठीक है, हो गया। ओके बेटा, इरेज करना है। समझ में आ गया है ना? एक बार वॉइस में आके बोलो तो, एक बार बोलो, आ गया समझ में ना? एक बार बोलो, ये रूल समझ में आ गया आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया समझ में आपको? एक बार बोलिए। अच्छी बात है, 3 लोग हैं, कौन कौन से लोग? ओके बेटा, ओके ओके, आगे चलते। चलिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट proportion, law of definite proportion। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस करते हैं इसको, डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इस रूल को दिया था एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, इसको किसने दिया था? फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, जे प्राउस्ट, एक फ्रांस के केमिस्ट थे, जे प्राउस्ट ने इसको दिया था। जोसेफ प्राउस्ट। So this rule is given by, this law is given by Joseph Proust, a French chemist। इस रूल को एक फ्रेंच केमिस्ट या फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ठीक है, ने कहा ये गिवन कंपाउंड ऑलवेज, इसको डेफिनेशन लिख लो, ये गिवन कंपाउंड, ये गिवन कंपाउंड always, ठीक है, ये गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली, दिख रहा है ना? कंटेन्स एग्जैक्टली, ठीक है,
A given compound contain a given compound always contains exactly the same proportions of elements, the same proportions of elements, same proportion of elements, a given compound or which contains exactly the same proportion of elements, the same proportion of elements by weight. ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको समझाते हैं इंग्लिश करके। इरेज कर दे रहे हैं बेटा, इरेज कर दें। ओके ओके बेटा, ठीक है। जो प्राउस्ट या जोसेफ प्राउस्ट ने कहा कि किसी भी के तरीके से, मैं सिंपल सा लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कोई कंपाउंड, किसी कंपाउंड में उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनका बाई वेट रेशियो फिक्स होता है। किसी कंपाउंड के जो कंपोनेंट रहते हैं उनका बाई वेट रेशियो फिक्स होता है, ये कभी घटता बढ़ता नहीं। ठीक है, किसी कंपाउंड के जो कंपोनेंट रहते हैं बाई वेट उनका जो रेशियो होता है, किसी कंपाउंड में जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनका जो बाई वेट रेशियो होता है वो फिक्स होता है, कभी घटता बढ़ता नहीं। अब वो आप चाहे जहाँ से उसको अचीव कर रहे हो, चाहे जितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, कम लें या ज़्यादा लें, चाहे जितनी क्वांटिटी में आप लें, चाहे जहाँ से अचीव करें, चाहे जितनी क्वांटिटी में आप हो या चाहे जहाँ से अचीव करें, उसका रेशियो कभी चेंज होने वाला नहीं। किसी वाटर का, वाटर का टेक्नोलॉजी बायोमास रेशियो कितना हो जाएगा, 2:16 यानी 1:2। ठीक है, वाटर में जो रेशियो हो रहा है, ठीक है, मेरा एक पर्सनल चेकिंग यहाँ पर करो, इसका रेशियो कितना होगा, 1:8 होता है बायोमास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर। अब उस वाटर को चाहे आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलाकर बनाएं, ठीक है, चाहे उसको मेंटेन का मात्रा से निकालें, चाहे किसे मामले में, वो रेशियो हमेशा आप चेक कर लो तो 1:8 ही रहेगा, कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता, कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता, वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे जिस क्वांटिटी में आप चाहे जहाँ से बनाए। क्लास 9 में इसमें मिलकर आपने अच्छा खासा किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया,
कि कुछ एलिमेंट के कंपोजिशन का उन्होंने नेचुरल सैंपल लिया। जैसे कापर, आप किसी कंपाउंड में देखा कापर, ऑक्सीजन और कार्बन, इरेज कर देंगे इसको। उन्होंने क्या किया, नेचुरल सैंपल लिया, नेचुरल सैंपल लिया इन्होंने। किसका नेचुरल सैंपल लिया? कापर। किसका नेचुरल सैंपल लिया उन्होंने? कापर, ऑक्सीजन और कार्बन परसेंटेज का नेचुरल सैंपल इन्होंने ले लिया। तो नेचुरल सैंपल इन्होंने क्या देखा, इनका जो परसेंटाइल था तो इनका परसेंटाइल कितना रहा नेचुरल सैंपल में? 51.35% ठीक है। 9.74% ऑक्सीजन रहा, 9.74% ऑक्सीजन रहा और कार्बन 38.91% रहा। बार देखिए 51.35% कॉपर था, 9.74% ऑक्सीजन था और 38.91% कार्बन था। ये नेचुरल सैंपल लिया और उसके बाद फिर उसी कंपाउंड को उन्होंने क्या किया, सिंथेटिक किया, उस कंपाउंड का सिंथेसिस किया, लेबोरेटरी में उसको बनाया किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन से। तो जब उन्होंने सिंथेटिक सैंपल लिया उसका, जब उन्होंने उसका सिंथेटिक सैंपल लिया, मेरे बात ध्यान सुनेगा, जब उन्होंने उसका सिंथेटिक सैंपल लिया तब उनको सिंथेटिक सैंपल में भी सेम रेशियो दिया है, 51.35, 9.74% और ये भी दिया 38.91%। यानी कि ये क्लियर हो गया कि किसी भी कंपाउंड में जो उसके कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं बाई मास उनका जो रेशियो होता है बेटा वो फिक्स होता है। किसी भी कंपाउंड में उसके जो कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं बाई मास उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे उसको आपने किसी भी तरह से क्रिएट क्यों ना किया हो या किसी भी सोर्स से उसको अचीव क्यों ना किया हो। ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ओके ओके ओके। भैया जिसको जहां जाना हो जाओ ना, ठीक है, आपसे बात कर लेना। फिर कौन है बिना प्रश्न शुरू किया हुआ? ठीक है, अगला आपका क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसको बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेरुशा का लॉ ऑफ गैसेस वैल्यूम और एवोगाड्रो लॉ, ये 3 रूल हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो एक बार आप हमको चैट बॉक्स में जरूर लिखें।